ओके एवरीवन, तो हम लोग पिछले क्लास में क्या कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे? 20 तक। तो स्कैडियम का 21 होता है, राइट? तो स्कैडियम के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और उसके बाद कहाँ जाए? फोर एस 3d1, करेक्ट? अब इसी को अगर आप सर एग्ज़ाम में कैसे पहले 4 को लिखे, या तो देखिए अगर एग्ज़ाम में ऐसे भी लिख देते हैं 3d1 4s2 तो बिल्कुल भी गलत नहीं रहेगा, एक ही बात है। लेकिन बहुत सिस्टमैटिक लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखना चाहिए, करेक्ट? मेरे बात को समझे मैंने क्या बोला? मैं इस सीक्वेंस को एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग दिखाया हूँ, बट हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसा अगर ऐसे लिखना चाहते हैं, इन दोनों को ऐसे भी आप लिख सकते हैं 3d1 4s2, इट राइट? चलिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में गया है, किस सबसेल में गया है? डी सबसेल में। तो भाई ये हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट, राइट? और डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अभी नहीं सिखाया हूँ, इसलिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं पूछूंगा अभी, ठीक है? बताएंगे कि कैसे निकलता है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, कितना है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 रहेगा। कहाँ पे अनपेयर्ड 4 है? मुझे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ डी में दिख रहा है, राइट? करेक्ट ना? 3d1, यस। हाँ बोलिए। नहीं वायलेशन एक्चुअली देखिए, ये तो पता ही है ना कि जैसे ही 3d1 लिखिएगा अब 4s2 लिखिएगा, इसका मतलब है कि आपने इसमें सारा इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, जबकि इसका कैपेसिटी 10 था, एक ही दिया, इसमें 2 दिया है। तो समझने वाला जिसको नॉलेज रहेगा उसको समझ में आ जाएगा कि पहले 4s को भरने के बाद यहाँ पे आए हैं, करेक्ट? समझ में आ गया मैंने क्या बोला? इसलिए लेकिन फिर भी अगर आपको इस बात का डर है तो आप ऐसे एग्जाम में लिख कर आइए, कोई आपको कट नहीं करेगा, करेक्ट ना? स्कैडियम के बाद क्या है? टाइटेनियम। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ देखिएगा मेरे असाइनमेंट में इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन मिलेगा कि आपसे पूछा जाएगा कि थर्ड ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है। तो एक्चुअल में थर्ड ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में स्कैडियम में टोटल इलेक्ट्रॉन इन कितना? तो पेनल्टीमेट ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट है ना, 2 8 1 9, तो करेक्ट आंसर कितना रहेगा? 9, यस। तो एक्चुअल में सर ये बात तो दिख रहा है, बट समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं ना कि जैसे स्कैडियम के लिए कभी कभी एक हैबिट ऐसे बन जाता है लिखने का, नहीं आर्गन तक पहुंच गए, और आर्गन तक पहुंचने का मतलब है कि बिल्कुल 18 खत्म, 18 तक पहुंच गए, और उसके बाद हाथ में बचा 3, तो क्या लिख देते हैं 4s2 3d1, करेक्ट ना? तो इसका मतलब है कि अगर एग्जामिनर का आपसे इंटेंशन रहेगा कि नहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखवा ही देना है, तो मैं पूछूंगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पेनल्टीमेट ऑर्बिट, करेक्ट? तो उस टाइम पे तो ऐसे देखना पड़ेगा, समझे मेरे बात को? ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई भी आपका आंसर को रॉन्ग नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी का इंटेंशन रहेगा कि नहीं इलेक्ट्रॉन लिखना ही है, मतलब आपसे पूछना ही है, तो ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन इन पेनल्टीमेट ऑर्बिट, तब तो आपको सिस्टमैटिक ऐसे ही दिखाना पड़ेगा।
चलिए, स्कैडियम के बाद टाइटेनियम का क्या होगा? क्या डायरेक्ट आर्गन लिख दें टाइम बचाने के लिए? आर्गन लिखने का मतलब 18 तक पहुंच गए, राइट राइट। उसके बाद बोलिए बोलिए। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, क्योंकि इवन नंबर है भाई, बॉक्स बनाना पड़ेगा नहीं। 3D2 में अगर अनपेयर्ड 0 कर दीजिएगा तो हून सभी जिंदा हो जाएंगे, करेक्ट। 2 यहाँ तक आइए। हाँ, अभी वेट तो अच्छा, पीरियड नंबर तो बता सकते हैं। पीरियड नंबर तो आउटर, हाँ कोई बात नहीं। एक मिनट। टाइटेनियम का रहा, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉपी आपके सामने है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट टाइटेनियम का क्या? आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो पूछते हैं उसी का आंसर देना है। मैंने सबसे पूछ रहे हैं नाम क्या है, आप एड्रेस बता रहे हैं। मैं पूछा आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो क्या सबसे बताएंगे? फोर्थ। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट वही तो उसका और पीरियड नंबर रहना चाहिए। आपके सामने पीरियोडिक टेबल अगर सटा हुआ तो देखिए, तो टाइटेनियम का 4th पीरियड है, तो इसका पीरियड नंबर 4th रहेगा, राइट। नो डाउट है कि पहले आ गया है, बट मेरा क्वेश्चन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट 3rd को बोलेंगे या 4th को बोलेंगे? 4th को बोलेंगे, करेक्ट ना। चलिए, टाइटेनियम के बाद कौन सा रहेगा? वेनेडियम। ओके, तो वेनेडियम के लिए आर्गन। अब हाथ में कितना बचा? 5। 3D3, करेक्ट। तो इसका भी कितना रहना चाहिए? इसका भी पीरियड नंबर 4th रहना चाहिए। वेरी गुड। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? और सारे स्टूडेंट जो स्कूल के एग्ज़ाम के लिए बहुत कंसर्न हैं, स्कूल के एग्ज़ाम में स्कूल के टीचर का फेवरेट क्वेश्चन होता है 1 से लेकर 30 के बीच में, क्रोमियम और कॉपर। इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन देंगे ही देंगे पक्का, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, आप लोग तो लिखे हुए हैं ना। 4s2 3d4, यहाँ तक कौन कौन लोग लिखे हैं? क्रॉस कीजिए। सर होना यही चाहिए था, जो अकॉर्डिंग टू अफवाह n+l रूल है, उसके अकॉर्डिंग होना ये चाहिए था, करेक्ट एवरीवन। मतलब आप लोग गलत नहीं हैं। बट हम लोग कौन सा क्लास में हैं? फिजिक्स के क्लास में हैं या केमिस्ट्री क्लास में हैं? तो केमिस्ट्री क्लास में थोड़ा एक्सेप्शनल नेचर के लिए रेडी रहेंगे। ऐसा नहीं कि सर क्यों हो गया, खराब लग रहा है, नॉट लाइक दैट। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 होता है, करेक्ट। अब इसका रीजन, हाफ फील्ड और वाइटल और फुल फील्ड और वाइटल्स आर generally more stable with respect to other configuration।
मतलब यहाँ पे एक रूल बनाया गया और ये स्टेटमेंट जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए, डी ब्लॉक एलिमेंट में जनरली ऑब्जर्व किया गया है कि जो हुन्स का या जो ऑफबॉ प्रिंसिपल है उससे थोड़ा हटकर कभी कभी दिखाई पड़ता है। जैसे यहाँ पे होना चाहिए था 4:3D4, बट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है और इसको मैं पक्का प्रूफ कर दूंगा कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्यों है आज के क्लास में ही, ठीक है, कि ऐसा कैसे कैसे ऑब्जर्व किया गया। तो एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाइंड दैट, देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर एक कॉन्फ़िगरेशन रहता तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना होता, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अकॉर्डिंग होता 4। बट हम लोग के पास एक ऐसा मतलब आज के डेट में भी ऐसा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है जिसमें हम लोग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक मोमेंट, वो आपको सिलेबस का पार्ट है। और अगर ए रहेगा तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड 6, नॉट 5, 6। एक यहाँ का 5 यहाँ का, राइट। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6, राइट। तो एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट कि क्रोमियम में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 होता है। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, राइट। इसका मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये नहीं होगा, ए नहीं होगा और ए होगा, करेक्ट एवरीवन। तो उसके पीछे कुछ तो लॉजिक देना था। तो साइंटिस्ट लोग क्या बताए कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर जनरली मोर स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट जनरली इस टाइप का हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला एस और पी ब्लॉक में नहीं ऑब्जर्व किया गया है, डी ब्लॉक में। कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है, डी ब्लॉक। तो उसको थोड़ा बॉक्स बनाकर देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, यहाँ तक तो आर्गन है, राइट। अगर इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अगर चलते तो ए मिलता, करेक्ट एवरीवन। तो इसमें ए तो फुलफिल्ड है और ए है ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाद में बता देंगे। यहाँ पे क्रोमियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, क्यों होता है 6 मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे तो ए तो फुलफिल्ड है, बट ये ना ही फुलफिल्ड है ना ही हाफ फिल्ड है। फुलफिल्ड रहता तो 10 और हाफ फिल्ड रहता तो 5, करेक्ट। जो हम लोग इसके अकॉर्डिंग दिस वन, लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग काम करते हैं 4s1 और 3d5, तो सर ए भी हाफ फील्ड हो गया और ए भी हाफ फील्ड हो गया, करेक्ट। इस केस में दोनों हाफ फील्ड हो गया। और जनरली हाफ फील्ड और फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट ये स्टेटमेंट किसके लिए जनरली है, डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए है। इसमें भी डी ब्लॉक एलिमेंट में हर जगह पे सेटिस्फाई नहीं होगा। 1 से 30 के बीच में ऐसा बात बोल सकते हैं, बट बाकी जगह ऐसा नहीं है, बहुत वेरिएशन है। लिख लीजिए इसको, ठीक है ना। इसको हटाया जाए। आज आप लोग के पेरेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है, पता है ना। उनसे मैं एक रिक्वेस्ट भी किया हूँ कि जनरली वो अटेंडेंस शीट देखते रहें एक बार, और मैं क्या क्या काम देता हूँ बच्चों को वो भी देखते रहेंगे, राइट। क्योंकि अब तीनों का सपोर्ट चाहिए, स्टूडेंट का तो मैक्सिमम, फिर टीचर का भी और पेरेंट्स का भी, तीनों का कंबाइंड सपोर्ट मिलेगा तब रिजल्ट होगा। चलिए यहाँ देखिएगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, क्या होगा 1s2, बोलिए 2s2 2p2, करेक्ट।
तो अगर माइन्यूटली अगर ऑब्जर्व करते तो यहाँ पे भी आप बोल सकते थे कि सर यहाँ भी तो ये अप्लाई करना चाहिए था कि यहाँ पे तो फुलफिल्ड है और ना ही फुलफिल है ना ही हाफ फिल्ड है। अगर यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए, करेक्ट, तो दोनों हाफ फिल्ड हो जाए, बिल्कुल क्रोमियम के जैसा कहानी हो जाएगा। बट इसमें ऐसा नहीं करते हैं, इसमें यही करेक्ट है, करेक्ट। दिस इज द वजह, मैंने प्रूव कर दिया ना कि सर पी ब्लॉक में नहीं होगा। ये वो जनरली हाफ फिल और फुल फिल कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है? डी ब्लॉक में, नॉट एस और पी ब्लॉक, करेक्ट। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट है? यहाँ पे ए वाला करेक्ट नहीं रहेगा कि ऐसा नहीं कि सर यहाँ से इतना इन्फ्लुएंस हो गए कि उसको वापस आकर कार्बन को सुधार दिए 2s1 और 2p3, ये नहीं करना है, करेक्ट। और जीएस का मतलब, जीएस का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जीएस का मतलब ग्राउंड स्टेट, और ऐसा टर्म पक्का आप सुनेंगे, मैं आज का क्लास में ही बोलूँगा। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है कोई भी वैसा जिसमें कि किसी भी सिस्टम का मिनिमम एनर्जी स्टेट, उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। मिनिमम एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड व्हाट? ग्राउंड स्टेट, करेक्ट। तो एक्चुअल में हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं वो एटम का ग्राउंड स्टेट का लिख रहे हैं, जिसमें एटम मिनिमम एनर्जी स्टेट में है। फॉर एग्जांपल एक लोहे का स्फीयर है, उसको अगर गर्म करना स्टार्ट करें, देखते हैं गर्म करने से उसका कलर चेंज होता है। अगर आयरन का स्फीयर है तो ब्लैक से पहले थोड़ा सा रेड होगा और गर्म की जगह वाइट हो जाएगा, राइट। तो जब गर्म करेंगे तो क्या ग्राउंड स्टेट में रहेगा, एनर्जी उसके पास बढ़ते चला गया, और उसको बाहर छोड़ देंगे तो वहाँ से एनर्जी रेडिएट करेगा, बाहर निकलेगा, राइट। धीरे धीरे ठंडा होकर फिर से लोएस्ट एनर्जी में स्टेट में आ जाएगा। उसी तरीके से जिस तरीके से एटम किसी स्फीयर का बात कर रहे हैं, वैसे तरीके से एटम का भी एनर्जी स्टेट होता है, या उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन का लोएस्ट एनर्जी स्टेट, उसके बाद उससे थोड़ा ऊपर का एनर्जी स्टेट, उसके बाद थोड़ा ऊपर। तो हम लोग, मैं जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, कल के डेट में हो सकता है कि ऐसा भी लिखना पड़े, तो उस टाइम पे आप ये नहीं बोल सकते हैं कि सर आपने ऐसा क्यों लिख दिया। मैं वहाँ पे फिर आपको रीजन दूंगा कि जो आपको सिखाया गया था वो ग्राउंड स्टेट था, राइट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हो सकता है कि एनर्जी देकर हम लोग इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दें, तो वो चीज़ वहाँ पे जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाते रहेंगे तो बताएंगे, अभी करेक्ट टाइम नहीं है। चलिए, तो क्रोमियम में हाउ मेनी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 6। क्रोमियम के बाद मैग्नीज ना, आर्गन, आर्गन के बाद सर 4s2 3d5, राइट। इसमें तो बढ़िया ही है, पहले से फुलफिल है या हाफ फिल है, करेक्ट। हाउ मेनी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 5। और मैग्नीज के बाद आयरन, आर्गन तक पहुंच जाइएगा। आर्गन में तो 18, 4s, जितना भी आ रहा है इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में भेजते हैं? डी सबसेल में, इज इट राइट? मतलब ऑल आर डी ब्लॉक एलिमेंट, ऑल आर डी ब्लॉक एलिमेंट, करेक्ट। इसका मतलब सर ए इस वाला जगह में पक्का होगा। यहाँ पे रहेगा ये, नहीं पीरियोडिक टेबल में ऐसे है ना, पीरियोडिक टेबल एस ब्लॉक का 2 कॉलम, और फिर पी, यहाँ से यहाँ तक पी ब्लॉक चलता है, और एक जीरो ग्रुप है इनर्ट गैस का, राइट। और बीच में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में सैंडविच हो गया है डी ब्लॉक, करेक्ट। ओके, एनीवे, तो एक्चुअल में अभी हम लोग 21 से जो स्टार्ट किए हैं वो सब डी ब्लॉक मिल रहा है। तो आयरन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? वेरी गुड, लेकिन बिना बॉक्स का पता चलता नहीं चलता। और आयरन किस पीरियड का है? सर ये भी 4th पीरियड का ही रहेगा, राइट। वेरी गुड, आयरन के बाद क्या लिखेंगे? कोबाल्ट। तो सर आर्गन
आर्गन के बाद 4s2 और 3d7, इज इट राइट भाई? अनपेयर्ड कितना मिलेगा? वेरी गुड। और उसके बाद आ जाएगा निकेल, करेक्ट? 4s2 और 3d8, करेक्ट। अनपेयर्ड कितना मिलेगा? वेरी गुड। और उसके बाद क्या आ जाएगा? निकल के बाद कॉपर। अब 1 मिनट वेट करना है। 29 ना? फोर एस टू 3d9, आप में से कौन कौन लोग ऐसे लिखे हैं? और सबको यही लिखना भी चाहिए था, मैंने यही पढ़ाया भी था, राइट? लेकिन यहाँ पे होता ये है 4s1 3d10, करेक्ट ना? वजह सर यहाँ पे अगर ऐसे रहेगा तो ये ना ही हाफ फिल है ना ही फुल फिल है, ये तो फुल फिल है। बट अगर ऐसे करते हैं तो ये हाफ फिल हो गया, ये फुल फिल हो गया। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का इधर उधर करने से 20 से लेकर 30 के बीच में, 21 से लेकर 30 के बीच के लिए याद रखिएगा। बाकी के लिए भी दिमाग नहीं दौड़ाना है कि सर आगे ऐसा मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा चांस तो आगे बिल्कुल मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, और बड़ा अनयूजुअल भी मिलेगा। और जहाँ मिलेगा वहाँ पे हम लोग देख लेंगे, वहाँ पे ही ऑन द स्पॉट कि क्या होगा। बट 21 से लेकर 30 के बीच में जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का इधर उधर करने से अगर हाफ फिल और फुल फिल दोनों हो जाता है, अब वो दो ही जगह आता है, क्रोमियम और कॉपर में, राइट? तो स्टूडेंट क्रोमियम कॉपर का रट लीजिए, ये बहुत फेवरेट है। आज से पिछले 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, स्कूल के एग्जाम में आता ही आता है। टीचर जानबूझ के इसको देते हैं, ठीक है? तो अब आप जानबूझ के गलती नहीं करके आना है। क्या लिखना है? 4s1 3d10 होना चाहिए था ये, बट होता है रीजन ड्यू टू हाफ फिल एंड फुल फिल, करेक्ट? तो अनपेयर्ड कितना होगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। अब वो अनपेयर्ड कहाँ रहेगा? 4s में। यस। चलिए लास्ट, जिंक, आर्गन, करेक्ट? और उसके बाद 4s2 3, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन 0, वेरी गुड। यहाँ तक किसी? यस। हाँ, क्रोमियम अनपेयर्ड। हाँ बोलते रहिएगा, मैं सुनते रहता हूँ। हाँ बोलिए तो। आर्गन एक रेफरेंस मान लिया गया, दूसरा भी लिख सकते, लेकिन आर्गन गन तक लिखने से बिल्कुल सिस्टमेटिक रहता है कि इनर्ट गैस तक पहुंच गया 18 तक। लिखना तो आर्गन भी नहीं चाहिए था, राइट? पूरा लिखना चाहिए था। बट भाई मैं जनरली बहुत सारा बुक्स में देखिएगा कि आर्गन दिया रहता है, करेक्ट ना, एक पढ़ाओ। बट एक्चुअली मैं तो सजेस्ट करूँगा कि एग्जाम में आएगा तो आप आर्गन भी क्यों लिखिएगा, पूरा लिखिए 1s2 2s2 2p6, राइट? एग्जाम में आएगा तो बेचारे इसको क्यों इन्वॉल्व करेंगे, पूरा लिख देंगे ताकि मार्क्स रिजेक्ट होने का चांस ही नहीं हो, टीचर का पूछने का मौका ही नहीं कि हाँ आर्गन क्यों आया, करेक्ट ना? चलिए अब यहाँ तक हो गया। ओके, वेरी गुड। अब एक फ्री में मार्क्स आते रहता है, एकदम बिल्कुल 2016-17 नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आया, फ्री में मार्क्स है। एक फार्मूला है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सब सेल। किसका बोल रहा हूँ स्टूडेंट? सब सेल का।
रूट ओवर एल इंटू एल प्लस वन एच बाई टू पाई। देखिए तो मैंने कितना लिखा, यस, जहाँ पे एल क्या है, यूनिथल क्वांटम नंबर, करेक्ट ना, और एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, इज इट राइट। रूट के बाहर है, और कहीं कहीं भी एच क्रॉस भी लिखा रहेगा। तो बहुत सारा स्टूडेंट करते क्या है कि एच क्रॉस को सोचें अच्छा ये बाई मिस्टेक लिखा गया, मिस्टेक नहीं, इसको क्या पढ़ते हैं, एच क्रॉस या एच हैश, ये एक्चुअली एच बाई टू पाई के बराबर लिखा जाता है, करेक्ट। और जब एच बाई टू पाई को एच इससे रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको बोलते हैं डिराक कांस्टेंट। पढ़िए, सिर्फ एच को क्या बोलेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट, और एच बाई टू पाई को क्या पढ़ेंगे, डिराक कांस्टेंट। अब क्वेश्चन ये आया हुआ है, यहाँ देखिए, 1s का पहला एग्जाम्पल, 1s का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, यही क्वेश्चन है भाई, 4 मार्क्स इसे भी मिल जाएगा। हाउ मच, तो सर 1s के लिए तो हम लोग एल का वैल्यू एस के लिए कितना लेते हैं, 0, तो भाई हो जाएगा 0, करेक्ट। 2s के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोलते ही नहीं है, समस्या ये है। 3s के लिए तो सर डायरेक्ट जनरलाइज कर दीजिए, एस बिलोंग टू एनी ऑर्बिट, करेक्ट, इट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज 0, करेक्ट ना। एस बिलोंग टू एनी ऑर्बिट, इट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज 0। रीजन, सर एस कहीं भी रहेगा, फर्स्ट ऑर्बिट का, सेकेंड ऑर्बिट का, उसका एल का वैल्यू तो 0 ही लेना पड़ेगा, राइट। तो यही क्वेश्चन आएगा तो इस एक क्वेश्चन नहीं बन जाएगा, फ्री में मार्क्स है ना, एफर्टलेस। और प्लस इसमें अभी आप सर ऑर्बिट, अब इसमें आप बोलेंगे सर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का मीनिंग क्या है, तो वो सब बाद में समझेंगे जब रोटेशन पढ़ेंगे, मीनिंग आपसे नहीं पूछा जाएगा, उसका वैल्यू पूछा जाएगा, करेक्ट। नहीं, किसी के माइंड में चल रहा होगा तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि सब बाद में सीखिएगा, और फिजिक्स में पढ़िएगा तो मैं खुद ही सिखा दूंगा आपको कि और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एनीवे, नोट करके लिखिए, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एस सबसेल इज ऑलवेज 0। तो मैंने ये बोला कि एस किस ऑर्बिट का है, मैंने एस सबसेल का ऑलवेज 0 मतलब किसी भी सबसेल का, किसी भी ऑर्बिट का हो, इज इट राइट। मैंने बोला कि 1s का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, 0, 2s का भी कितना होगा 0, 3s का भी कितना होगा 0। क्यों 0 हो रहा है, s का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि s एल का वैल्यू 0 रहेगा, किसके लिए, s के लिए, करेक्ट। दैट्स वाई जनरलाइज कर दिए, s बिलोंग टू एनी ऑर्बिट, इट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज 0, इज इट राइट। तो भाई अब क्वेश्चन ए रहेगा, 1p का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, सर क्वेश्चन ही मेरा गलत है, 1 में p होता है, 1 में भी क्वेश्चन ही रॉन्ग था, मैं यही चेक करना चाह रहा था कि कितना एक्टिव हो आप लोग। अब सही कीजिए, 2p का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा सर, रूट ओवर 1 इंटू 1 प्लस 1 एच बाई 2 पाई, करेक्ट। मतलब h बाई
ये भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं। चलिए 3p के लिए कितना रहेगा, सेम रहेगा। 4p के लिए तो सर कितना बढ़िया तो हो गया, p बिलोंग टू एनी सब से, जहाँ से p एग्जिस्ट करता है, जहाँ से p स्टार्ट होता है, कहीं का भी p सब सेल हो, सब जगह का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू सेम रहेगा। इट राइट? इसका मतलब अब इसको रटना नहीं है, ये रटना है, इसको रटिएगा या मेन फार्मूला को रटिएगा। कुछ स्टूडेंट स्पेशली एस और पी का रटना स्टार्ट करेंगे। भाई काम करना है, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क के तक फार्मूला रट लेंगे। राइट? तो इसी बात पे आप लोग डी का बताइए, 3D का यही क्वेश्चन आया था नीट में। 3D नहीं रहता है, फ्री मार्क्स है, 4 मार्क्स ऐसे ही मिल गया। और वाइटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, सर इसका वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1, करेक्ट? हाउ मच, √6 h/2 पाई। बट आंसर ऐसे दिया हुआ था √6 h क्रॉस। अब उसमें जिनको क्रॉस का मतलब नहीं पता है वो तो वहाँ पे कंफ्यूज होते रहेंगे। राइट? ऑप्शन में ऐसे था क्वेश्चन में, एच क्रॉस के टर्म में, याद रहेगा? चलिए क्या बोले, फिर से बोली तो। हाँ हाँ बिल्कुल रहेगा, ये तो सब में रहेगा ना, h/2 पाई बाहर में। एक और प्रॉब्लम लिखिए, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू √s मॉडुलस ऑफ s इंटू मॉडुलस ऑफ s प्लस 1 h/2 पाई। इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू √s इंटू s प्लस 1 h/2 पाई, जहाँ पे s का वैल्यू क्या रहेगा स्टूडेंट? सर s का या तो प्लस हाफ नहीं तो माइनस हाफ। लेकिन अब रूट के अंदर निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मैंने यहाँ पे मॉडुलस लगा दिया। करेक्ट? लिख लीजिए, इसको हटाया जाए। अब लिखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस। मैग्नेटिक नेचर ऑफ सब्सटेंस। राइट? अब जैसे देखिए, आप एक देखते होंगे कि आयरन को अगर हम लोग मैग्नेट के सामने लेके जाते हैं तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेता है। करेक्ट? इसका मतलब आयरन के अंदर डैम्स और कुछ तो ऐसा रहता होगा जिसमें मैग्नेट उस पर फोर्स लगा पाता है। करेक्ट एवरीवन? प्लास्टिक को तो अट्रैक्ट करेगा नहीं। करेक्ट? जैसे हम लोग कॉम्ब से ऐसे करते हैं, ड्राई अगर हेयर है आपका, है ड्राई बिल्कुल, ऐसे कॉम्ब करते हैं। उसको हम लोग बचपन में गेम खेलते रहते हैं, पेपर को ऐसे टुकड़ा को करके कॉम्ब से किए और देखते हैं, अच्छा जादू हो गया, ट्रैक कर रहा है। आप लोग भी किए हैं क्या?
या सिल्क सिल्क का कपड़ा है, रात में देखिएगा उसको ऐसे रब कीजिएगा तो चमकेगा, करेक्ट। तो बड़ा मतलब अजीब सा मतलब होता था बचपन में कि क्या हो रहा है। बाद में धीरे अच्छा जनरल फिनोमेना है, ओके, चार्ज पार्टिकल एक्सचेंज करता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, राइट। एनीवे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ, मैं सिर्फ अभी एलिमेंट लिखा हूँ बट एक्चुअली जो हेडिंग रहेगा वो इसको और भी थोड़ा सा हम लोग वास्ट करेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस है, उसमें एलिमेंट भी आ जाएगा, मॉलिक्यूल भी आ जाएगा, आयन भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। बट अभी एलिमेंट के लिए बात कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक नेचर 3 टाइप का है, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। कौन कौन सा मैंने बोला? पैरामैग्नेटिक, यस। तो पहला लिखिए पैरामैग्नेटिक। लिखिएगा पहला पॉइंट, substances whose molecules, ions or atoms, substances whose molecules, ions or atoms have unpaired electron, are paramagnetic। तो सर इसके अंदर ही मुझे कंडीशन पता चल गया व्हाट द क्राइटेरिया और कंडीशन फॉर पैरामैग्नेटिक। जो भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रहेगा उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, राइट। फॉर पैरामैग्नेटिक substances must have what? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, करेक्ट है एवरीवन। तो भाई जो उसका कंडीशन है पैरामैग्नेटिक होने का, यहाँ से एक और चीज पता चल गया, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा उसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, और जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम रहेगा उसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर कम रहेगा। इज इट राइट? एग्जाम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा क्लास 12th में पूरा एक चैप्टर ही इस पे है आपको सिलेबस में, बोर्ड में पढ़ना, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसलिए जो यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं वो आपका जाया नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा, बिल्कुल मत घबराइए। तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लेट में फिनिश, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, करेक्ट एवरीवन। चलिए यहाँ तक आ जाइए। हाँ बोलिए डोनाल्ड। हाँ, पैरामैग्नेटिक का डिफिनेशन एक लाइन में है कि द सब्सटेंसेस, अब सब्सटेंस क्या हो सकता है? केमिकल सब्सटेंस, केमिकल स्पेसिस क्या हो सकता है? मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम हो सकता है, या तो आयन हो सकता है, राइट। द मॉलिक्यूल्स, आयंस और एटम्स, दोज मॉलिक्यूल्स, आयंस और एटम्स which contain या which having unpaired electron are paramagnetic। मतलब पैरामैग्नेटिक होने का क्राइटेरिया कंडीशन क्या है कि उसमें क्या होना चाहिए एवरीवन? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन पैरामैग्नेटिक होने से होता क्या ये मैंने नहीं बोला, बस कंडीशन अभी लिखवाया है, करेक्ट। अब एक और पॉइंट लिखिए, देखिए एक्चुअल में होता यह है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उसको अट्रैक्ट करता है, रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? अट्रैक्ट करेगा। लिखिए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब एक मिनट रुकना है, इसका मतलब सर ये हुआ कि जिसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा उसको मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेट का फील्ड, राइट। मैग्नेट तो पक्का जानते होंगे भाई, मैग्नेट, बार मैग्नेट, करेक्ट। उसमें 2 पोल होता है, नहीं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, करेक्ट।
नॉर्थ पोल से मैग्नेट फील्ड निकलता है, नाम सुने, मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, और साउथ फील्ड में इन करता है। तो ये फील्ड है। अब फील्ड का मतलब क्या है बाद में पढ़िएगा, अगर फिजिक्स मुझसे पढ़े तो क्लास 12 में इस पर बहुत बात करूँगा। एनीवे अच्छा, इसको अगर मैग्नेट को दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो नॉर्थ पोल अलग, साउथ पोल अलग। अच्छा, मतलब डिवाइड भी कर देंगे तो फिर से नॉर्थ साउथ बन जाएगा। ये तो लगता है कि अमीबा के जैसा हो गया। अमीबा एक सेल का होता है नहीं, यूनिसेलुलर, डिवाइड कर देंगे फिर से एक सेल का हो जाएगा, राइट। 9th क्लास 10th क्लास तक थोड़ा बहुत बायोलॉजी पढ़े थे, अभी तो कुछ कुछ याद है। ऐसे बायो का एक सेक्शन ही आपको मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा, घबराइए नहीं। केमिस्ट्री में वो है कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिकुल्स, तो वहाँ पे ही बच्चों का चेक हो जाता है कि आप कितना बायो पढ़े हो। बाकी चीज़ में तो मैं चेक कर नहीं पाऊँगा, बट वहाँ पे चेक हो जाएगा। ग्लूकोज, सुक्रोज, मैलोज, फ्रक्टोज, ये सब नाम सुने हैं। ओके, बायोलॉजी में एक होता है ना माइक्रोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, और एक जो होता है जिसमें पॉइजन रहता है, या 9th या 10th क्लास में उसका पूरा डायग्राम बनाने का 5 मार्क्स मिल जाता था हम लोग के स्कूल में। इसका मतलब है कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम रहेगा वो उसको मैग्नेटिक फील्ड कम अट्रैक्ट करेगा, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा उसमें उसको मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। इज इट राइट? ओके एवरीवन, अस्कैडियम से लेकर जिंक तक, एस्कैडियम से लेकर कहाँ तक? जिंक तक पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का ऑर्डर चाहिए। डू इट फास्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम एस्कैडियम एंडिंग टू जिंक। आप लोग सॉल्व करेंगे या मैं सॉल्व करूं? नहीं लगता कि सर इस पे बनेगा? नहीं, पूरा कंप्लीट मुझे एक ऑर्डर चाहिए इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। भाई मुझे कंप्लीट एक ऑर्डर चाहिए, ये नहीं कि पहले इंक्रीज पहले डिक्रीज, एकदम बढ़िया से एक ऑर्डर चाहिए। तो उसको इक्वल लिखिए। सबसे ज़्यादा क्रोमियम का मिला है, क्रोमियम के बाद मैंगनीज का मिला होगा, उसके बाद आयरन का मिला होगा, उसके बाद कोबाल्ट और वेनेडियम इक्वल हो गया है। यस, तो कोबाल्ट ऑफ इक्वल टू वेनेडियम कर देंगे, करेक्ट। उसके बाद निकल और टाइटेनियम को इक्वल कर देंगे, उसके बाद कॉपर और स्कैडियम को इक्वल कर देंगे, राइट। और सर जिंक तो पैरामैग्नेटिक है ही नहीं क्योंकि उसमें अनपेयर्ड जीरो है, राइट। तो आप समझिएगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों निकलवा रहे थे, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब सर पैरामैग्नेटिक तो ठीक है, बट ये जो आपने बोला कि पैरामैग्नेटिक के लिए तो ठीक है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, बट इसका मेजर करने का भी एक फार्मूला दिया गया है। द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को हम लोग किसी न किसी टर्मिनोलॉजी में दिखाएंगे, तो उस पैरामैग्नेटिक नेचर बताने के लिए एक फार्मूला है, एक वैल्यू निकालते हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक मोमेंट। पढ़िए तो,
अब मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस टू bm। इस पे कम से कम मिनिमम तो भी 1979 से टिल 2020 तक, 1979 इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आईआईटी क्वेश्चन बैंक 1979 से ही मिलता है, देखते होंगे चैप्टर बाय टॉपिक वाइज में, अगर किसी ने परचेस किया होगा तो 1979 से लेकर 2020 तक कम से कम तो मिनिमम तो 30 टाइम्स इस पर क्वेश्चन आया है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मिला दे तो मोर देन दैट। इतना फेवरेट है, कुछ कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत फेवरेट है, मतलब वो आएगा ही आएगा। जैसे मैं अभी 5 दिन पहले ही एक बैच में पढ़ा रहा था I3- हाइब्रिडेशन का, इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। आज स्टूडेंट में मैसेज दिखा दूंगा आपको, सर यही एग्जाम्पल आया, तो भाई एग्जाम में वही आएगा ना, सिलेबस के अंदर आएगा जो पढ़ा रहे हैं, डेटा इधर उधर रहेगा, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। एनीवे, तो इसका bm का मतलब ये यूनिट है, bm का फुल फॉर्म होता है बोर मैग्नाटोन। पढ़िए, क्या पढ़ेंगे? यस। और सर एन क्या है? तो यहाँ इस फार्मूला में एन है, अरे पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का पैरामीटर है न्यूमेरिकल वैल्यू बनाने के लिए, ये है एन है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है? यस। इसका मतलब सर मैग्नेटिक मोमेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के वजह से होता है, राइट? मैग्नेटिक मोमेंट चलिए मैग्नेटिक मोमेंट का कहीं कहीं पे फार्मूला ऐसे भी देखिएगा, 4 इंटू मॉडलस ऑफ एस टी इंटू एस टी प्लस 1। यहाँ पे एस टी का मतलब, वेरी गुड, यस, एस टी का मतलब सर, मॉडलस ऑफ एस टी का मतलब है कि हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, करेक्ट? इसका मतलब एस टी के बदले क्या n/2 पुट कर सकते हैं? पुट करके देखिए तो क्या आता है। एस टी के बदले n/2 पुट कीजिए, देखिए तो वो फार्मूला डेवलप होता है जो वहां पे लिखा हुआ है। इसका मतलब सर ए और ए फार्मूला सेम है, तो नहीं लगता कि यहां से ही ये फार्मूला आया होगा? दिस इज द ओरिजिनल फार्मूला, राइट? हो गया ना? यस, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे मैंने बोला था ना आपको, क्या बोला था कि क्रोमियम में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ रहा होगा, तो एक्सपेरिमेंट में मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कोई डिवाइस होगा उसमें दिखाया गया होगा, करेक्ट? तो कैसे हम लोग करंट को मेजर करने के लिए एमीटर का यूज़ करते हैं, राइट? पोटेंशियोमीटर, वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं किसके लिए? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। वैसे मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसे तो पता है कि पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ज़्यादा, बट उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, तो क्रोमियम में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ये इस वैल्यू से ही पता चल रहा होगा, तभी वहाँ पे हाफ फिल फुल फिल का कॉन्सेप्ट दिया गया। हाँ बोलिए स्टूडेंट, किसी और का कुछ डाउट था? ओके एवरीवन, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितना रहेगा? जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। √n इंटू n प्लस 2 है ना? मतलब सर √3 से काम नहीं चलेगा, 1.732, राइट?
बोर मैग्नेट्रॉन। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 2 रहेगा तब मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू √8 का तो निकाल सकते हैं, 2√2 मतलब 2 × 1.414 राइट। एन का वैल्यू 3 रहेगा तब तो ऑल आर थिंकिंग कि शायद काश 16 हो जाता नहीं राइट लेकिन होगा नहीं। कितना रहेगा √15 का वैल्यू? अब ये नहीं बोलना है कि सर 3 पॉइंट समथिंग, ये भी नहीं बोलना है 3 से ज़्यादा, 4 से थोड़ा कम राइट। और आप सब तो इतना हाईटेक हैं कि अभी तो कैलकुलेटर का भी ज़माना है नहीं, √15 कर देंगे। कितना होगा ऐसे? चलिए 4, तो मैग्नेटिक मोमेंट सर √24 राइट। 25 नहीं हुआ, 25 से एक कम रह जाता है। 4 पॉइंट कितना 9, मोटा मोटी या कम हो जा रहा है। अब उसमें मैं फार्मूला ही ऐसा है नहीं, 5 रहेगा तो √35 राइट। कितना लिखे 5 पॉइंट कुछ तो रहेगा, 5 पॉइंट के बाद 9 तो मैं बोल दिया, क्या लिखे 9 2। भाई आप लोग 9th 8th क्लास में कुछ तो रूट निकाले होंगे। चलिए 6 रहेगा तो सर √48 राइट। 9 4 लिख दें। चलिए n = 7 सर √63 करेक्ट, कुछ लिख देते हैं। आपने क्या ऑब्जर्व किया? अब आपका मैं लाइफ आसान कर देता हूँ। हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फार्मूला ऐसा था कि सर जितना अनपेयर्ड था तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू उससे ज़्यादा, लेकिन उसका नेक्स्ट इंटीग्रल वैल्यू से कम। 1 है तो 1 और 2 के बीच में राइट, 2 है तो 2 और 3 के बीच में, 3 है तो ऐसा फार्मूला था, 3 है तो 3 और 4 के बीच में। और आप माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए तो एग्ज़ाम में फास्ट होने के लिए आज के बाद, अब इसका सर इतना दिखाने का मतलब क्या? इतना दिखाने का मतलब है कि इस मैग्नेटिक मोमेंट का इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल वैल्यू कितना है, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं, इंटीग्रल पार्ट 1, इसका 2, इसका यस। तो अब यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक आपसे एग्जाम में ऐसे दिया जाएगा कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट 4.932 देन नंबर ऑफ अनपेयर्ड, तो आप तो बस फार्मूला को देखिएगा, अच्छे मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू दिस वन, तो √n × n+2 कीजिएगा करेक्ट। और आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा क्वाड्रेटिक, कम से कम 2 मिनट तो खर्च हो जाएगा, 3 मिनट, तब जाकर पहुंचिएगा 4 पे। कहाँ पे? यस। लेकिन अगर यहाँ से एक जनरलाइज शॉर्टकट ट्रिक ले लेते हैं, जो आज पर जो भी मैग्नेटिक मोमेंट दिया जाएगा उसका इंटीग्रल पार्ट ही उसमें नंबर ऑफ, उसके लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा करेक्ट। इसलिए वहाँ पे क्वाड्रेटिक ना सॉल्व करके इस ट्रिक को कर लीजिएगा तो एग्जाम में टाइम बच जाएगा। जैसे मैंने आज के बाद दिया मैग्नेटिक मोमेंट के लिए 5.93, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा जिसका भी मैग्नेटिक मोमेंट है? 5 रहेगा राइट। तो एग्जाम में दिस इज नॉट ए रूल, दिस इज जस्ट ए शॉर्टकट ट्रिक। तो क्या यहाँ पे हम लिख लें इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इंडिकेट नंबर ऑफ अनपेयर्ड, एग्जाम में फास्ट होने के लिए। इंटीग्रल पार्ट ऑफ, अब ये इसको रूल नहीं बनाना है भाई, शॉर्टकट ट्रिक बोल रहा हूँ, ट्रिक मैंने दिया। इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट
इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, करेक्ट? हो गया ना, याद रहेगा? तो अब किसी का मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे दिया जाएगा तो क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व करना है आंसर देने के लिए, उसका इंटीग्रल पार्ट जो रहेगा वही उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड रहेगा, क्योंकि हम लोग तो सर 7 से आगे तो बढ़े नहीं, तो 7 तक ही मैक्सिमम आपको आएगा, ठीक है? ओके एवरीवन, अब जो बोलने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज से 1 साल के बाद इसको रिमाइंड करवाऊँगा आपको। और जैसे आज के क्लास में सब लोग बोलेंगे सर ये पक्का याद रहेगा, जैसे आज मैं ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन आता है, याद रहेगा जी? सर याद रहेगा, आपने पढ़ा दिया याद रहेगा, और उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ आफ्टर 6 मंथ। सर आपने जैसा कुछ बोला था, क्या बोला था एग्जैक्टली याद नहीं है, तो रिकॉर्डेड है, याद रहेगा आप लोग को जो अभी पढ़ाने जा रहे हैं? ओके, पहले के ज़माने में तो रिकॉर्ड नहीं होता था, तब काम चल भी जाता था नहीं? निविर ज्वाइन किए हुए हैं? यस, क्लास नहीं छोड़ना है, छोड़ने से पहले मुझे एटलीस्ट इन्फॉर्म करना है आज के बाद, नहीं नहीं तो व्हाट्सएप में थोड़े प्रॉब्लम रहेगा, कनेक्शन में प्रॉब्लम रहेगा ना। मैंने अगर क्लास नहीं किसी को करना है तो एटलीस्ट जैसे मुझे क्लास लेने का आज मन नहीं करेगा तो मैं तो इन्फॉर्म करूँगा ना, टुडे क्लास इज़ कैंसिल, आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो अगर टीचर डिसिप्लिन थोड़ा है तो स्टूडेंट को भी तो बनना पड़ेगा, सबके लिए बोल रहा हूँ। या ऐसे, या आपके लिए नहीं बाकी सबके लिए, कि आज मन नहीं कर रहा है। मैं एक वीडियो शेयर किया होगा या नहीं तो कर दूंगा, अमन कुमार अग्रवाल का, राइट, जो अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस, और 10 साल में मेरा वो वही ICSE बोर्ड के हैं, संस्कृति गुरुकुल का। फिजिक्स में 100 में 100 लाया है, 11th-12th में मैं फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ाया हूँ, और केमिस्ट्री में आउट ऑफ 100 98। और सेट एग्ज़ाम जानते हैं आप लोग, जिसके थ्रू फॉरेन में तो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं। भाई इतना ओबीडियंट स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट के साथ पेरेंट्स, और अच्छे रिच फैमिली से हैं, मतलब ये मैटर नहीं करता है, बट अभी 2 साल उनका यहाँ से गया हुआ कैटी से हो गया है, बट शायद इतना ज़्यादा मैं उनके फैमिली से मिठाई खाया हूँ, थोड़ा सा जोक वाला पार्ट है बट एक्चुअली फैक्ट बता रहा हूँ। कुछ भी फेस्टिवल होता है उनके यहाँ से देखते हैं कि एक पैकेट आ जाता है, तब वो मेरे पास पढ़ नहीं रहे हैं। दूसरी बात है कि अगर रास्ते में ट्रैफिक का 10 मिनट भी लेट हो रहा है तो पेरेंट्स के यहाँ से मैसेज आता था, सर आज थोड़ा अमन 10 मिनट लेट से जा पाएगा, ट्रैफिक में फंस गया है, या आज स्कूल में स्टे हो गया है, कंप्यूटर का प्रैक्टिकल चल रहा है। मतलब या बच्चे आए इतना डिसिप्लिन, ऑफिस में आने से पहले सर आए क्या है, डाउट पूछना है, मतलब इतना बढ़िया लगा। एक्चुअली टीचर भी क्या चाहता है कि अगर टीचर डिसिप्लिन है तो स्टूडेंट भी थोड़ा डिसिप्लिन रहे, ओबीडियंट रहे, राइट? ऐसा नहीं कि बिना बताए हुए क्लास छोड़ रहे हैं, बिना बताए हुए तो ये कोई 9th और 10th क्लास का ट्यूशन तो चल नहीं रहा है। मतलब आप लोग को मैं उपदेश नहीं दे रहा हूँ, जस्ट मैं जो फीलिंग करता है, टीचर जो फील करता है वही बोल शेयर कर रहा हूँ, करेक्ट? टीचर क्या फील करेगा कि बच्चे क्लास नहीं आज ज्वाइन करता है तो एटलीस्ट एक मैसेज ड्रॉप कर दे व्हाट्सएप पे, सर आज क्लास नहीं आएंगे या आज नहीं ज्वाइन करेंगे, मेरा ये प्रॉब्लम है, या एग्जाम चल रहा है। समटाइम समहाउ ऐसा होगा कि कल भाई इंग्लिश का एग्जाम है, कुछ नहीं पढ़े हैं और रात भर रट्टा मारना है, तो ठीक है, तो उस टाइम पे मुझे तो एक कॉन्फिडेंस रहेगा, ओके आज क्लास छोड़े हैं, इनका कुछ काम है अर्जेंट, राइट? आप लोग समझ रहे नहीं समझ मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके समझ गए? प्रज्ञा क्या, आर्या, अरे प्रगति आर्या सॉरी, बढ़िया से हार्ड वर्क करना है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये सब कोई भी अगर बोलता है, कोई भी ऐसा कोटेशन या डायलॉग बोलेगा कि नहीं IIT बहुत टफ है, तो सुनना ही नहीं है, नहीं होगा देखा जाएगा। बट युद्ध के मैदान में गए ही नहीं, अपन ही बोल रहे हैं हार जाएंगे, राइट? इसलिए पहले बेस्ट एफर्ट लगाना है, होना नहीं होना दूसरी बात है यार, नहीं भी होता तो नॉलेज तो वेस्ट नहीं जाएगा ना। सरस्वती का ऐसा एक वरदान है, यही एक चीज़ आपसे कोई नहीं छीन सकता है, बाकी छीन सकता है,
पर यही एक चीज़ है कि जितना बांटिएगा उतना बढ़ेगा, राइट। जैसे कुछ कुछ स्टूडेंट का रहता है ना कि हाँ नहीं, मैं अपने फ्रेंड को कैसे बता दूंगा, वो मुझसे ज़्यादा समझेगा। भाई बता दो, वो भी बेचारा एक बार समझेगा, तुम्हारा तो डबल टाइम 2 बार रिविजन हो गया, राइट। अगर हेल्प मांगता है तो इसमें कर देना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अपने आप को प्रूफ करने के लिए मैं ज़्यादा जानता हूँ, उसको एकदम बिल्कुल टॉर्चर किए हुए है, नॉट लाइक दैट। अगर हेल्प मांगता है तो चलिए, तो मेरा बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe2+। सब लोग ट्राई कीजिए, और आप लोग जो जो सोच रहे हो सब सब कुछ मैं लिखूंगा, पहले ट्राई तो कर लीजिए, गलत या सही। Fe2+, हाँ बोलिए। वो अभी मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं, आप कैसे सोच रहे हैं, फिर मैं करेक्ट करके बताऊंगा। एक सॉल्यूशन ए आया, और किसी का कुछ? और किसी का? 3 ही लोग का अभी तक आंसर आया है, बाकी यहाँ पे 61 62 ज्वाइन किए हुए हैं। आर्गन 4s2 3d4। आप लोग जो जो भी सोच रहे हैं मैं खुद एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप क्या सोच रहे हैं, बस आप बोलिए, मुझे पता है, मैं तो 10 साल से ही यही काम कर रहा हूँ। एक सॉल्यूशन ये आया, राइट। और कुछ कोई ऑप्शन? आर्गन 4s0 3d6, एक इनका आंसर है। पिनाक्सी, ओके। चलिए, यहाँ देखिए, जो स्टूडेंट ए लिखे होंगे 4s1 3d5, वो क्या सोचे होंगे कि आर्गन में तो 26 इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आउट हो जाएगा। ये वाला सॉल्यूशन का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। तो Fe2+ तो 24 इलेक्ट्रॉन हो गया, राइट। और 24 होते ही इनको क्रोमियम याद आ गया होगा, एग्री ना? 100% भाई यही सोचे हो, जो जिनका ये है। आप माने या ना माने, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चला गया, जैसे ही 24 दिखे तो खुशी का ठिकाना था, जस्ट लाइक क्रोमियम, राइट। तो आपका ये दिमाग में चल रहा होगा। और जिनका ये सॉल्यूशन आया है वो सोच रहे होंगे कि लास्ट में तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया, राइट। लास्ट में यहाँ गया है तो इलेक्ट्रॉन जब आउट करना है तो यहाँ से यहाँ आउट कर देंगे, करेक्ट। सही है ना रोजा बरुआ? इसलिए उनका सोल्यूशन में रहा होगा कि लास्ट में 4s2 और लास्ट गया है डी सब सेल में 3d6, तो वहाँ से ही 2 इलेक्ट्रॉन को आउट कर दें। कम से कम कुछ तो सोचे, तो उनका दिमाग में ए था। लेकिन अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट करेक्ट ऑप्शन सोल्यूशन इज दिस वन। लेकिन मैं आप लोग को रॉन्ग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपने कुछ तो काम किया। ये मैटर नहीं करता है कि आपको पिछले इसका कॉन्सेप्ट नहीं दिए थे इसलिए आपने ऐसा सा सोचा। तो आज के बाद इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन we follow the set of rules like Pauli, Aufbau, N+L, Hund's, half filled and full filled, all these, right?
इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए इन सब रूल को फॉलो करते हैं, बट फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही रूल को सबसे पहले याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिमूव फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले कहाँ से आउट करना है, बोलिए मेरे साथ, नोट करके लिखिए, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिमूव फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिमूव फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये पॉइंट लिख लिए, ओके। अब यहाँ देखिए, इसका मतलब है कि हाउ कैन बी राइट डाउन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन समटाइम्स ऐसा भी तो हो सकता है Cl माइनस, तो इलेक्ट्रॉन आउट कर, इलेक्ट्रॉन जो भी आउट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्यों आउट होगा, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन के लिए होगा, बॉन्ड बनाने के लिए होगा, राइट। इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तब भी तो भाई रिएक्शन में, अगर डेप्थ में माइक्रो लेवल पे जाइएगा तो रिएक्शन में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं तो शेयरिंग, बॉन्ड बनता है नहीं तो टूटता है, राइट। और बॉन्ड बनता है या टूटता है उसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, करेक्ट। और बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कौन करता है, वैलेंस सेल, राइट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर आउट होगा तो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा, और इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे गेन भी करेगा तो गेन करके कौन सा सब सेल में जाएगा, कौन सा सेल में जाएगा, वैलेंस सेल में जाएगा, राइट। मतलब वैलेंस सेल, आउटर मोस्ट सेल मतलब वैलेंस सेल, राइट। एनीवे, अब यहाँ पे तो पहला पॉइंट तो ये हो गया क्या कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भरने का बहुत सारा रूल, पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का एक ही रूल कि सबसे पहले कहाँ से आउट करना है, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिमूव फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, करेक्ट। और आज के बाद किसी भी एटम का आयन का, किसी भी एटम के आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर लिखने के लिए मैं दिया फॉर लाइक Fe2+, तो सबसे पहले उसका न्यूट्रल का लिखना है, करेक्ट ना। सबसे पहले किसका लिखना है एवरीवन, न्यूट्रल का लिखना है, और हो सके तो बॉक्स भी बना लीजिएगा। देखिए तो सही है। अब यहां से कितना इलेक्ट्रॉन को आउट करना था, तो अकॉर्डिंग टू गिवन पॉइंट कहां से आउट करेंगे, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट थर्ड है या फोर्थ है, और कितना इलेक्ट्रॉन आउट करना था, 2 ना। तब अब यहाँ पे हो जाएगा, पहले इसको खाली करेंगे, 4s0 3d6, करेक्ट। ए मैटर नहीं करता है किनका रॉन्ग हो गया है किनका राइट है, मैटर ये करता है कि इसमें क्वेश्चन भाई ऐसे आता है, यहाँ देखिए अब बहुत बार आएगा क्लास 12th में, और वो क्लास 12th में जाकर फिर दोबारा ही नहीं सिखाऊंगा कि नहीं आप क्लास 11 तो भूल गए होंगे। Fe2+ का मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाएगा, और Fe2+ का मैग्नेटिक मोमेंट के लिए आपको नहीं लगता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालिएगा, अंटिल अनलेस आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नहीं लिखने आएगा तो। चलिए, तो यहाँ तक तो हो गया। इसका मतलब Fe2+ में भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड, वेरी गुड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, इसमें भी अनपेयर्ड कितना था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 था। अब मान लेते हैं कि अब मैं बोल दिया Fe3+ का चाहिए मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसका, तो ये Fe2+ या Fe3+ के लिए सबसे पहले न्यूट्रल का लिखना है। अब यहाँ तक आ गए, लिखिए पहले इसको। अब यहाँ तक लिखने के लिए
इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आउट करना था, इसके रेस्पेक्ट में कितना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना था, 3। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से हट गया, मतलब यहाँ पर तक आ चुके हैं, अब 1 मोर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, राइट। तब 1 मोर इलेक्ट्रॉन को फिर हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे 3D से। 1 मिनट, कहाँ से? अब 1 मिनट रुकना है भाई। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि सर आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बाद जो ऑर्बिट रहेगा वो रहेगा सेकेंड मोस्ट आउटर मोस्ट, सेकेंड लास्ट, मतलब पेनल्टीमेट। अब पेनल्टीमेट में सर 3s भी है, 3p भी है और 3d भी है, राइट। 3s भी है, 3p भी है और 3d भी है। अब 3d से ही क्यों आउट करेंगे, क्वेश्चन दिमाग में आएगा ना। तो 3s 3p और 3d में सबसे बड़ा साइज रहेगा 3d का, करेक्ट। s लेस देन p लेस देन d लेस, ऐसा कहीं पे मैं ऑर्डर लिखवाया हूँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज, एक कंडीशन था, n इज कीपिंग कांस्टेंट, करेक्ट, तभी ऑर्डर है। इसका मतलब है कि 3s 3p 3d में सबसे बड़ा साइज किसका है, 3d। तो अगर सेम ऑर्बिट का डिफरेंट सबसेल रहेगा तो उस केस में सबसे बड़े सबसेल से आउट करता है। वजह यहाँ देखिए, समझ गए, बहुत अच्छी बात है, नहीं समझेंगे तो रट भी जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट ना एवरीवन। न्यूक्लियस से मैं डिस्टेंस दिखा रहा हूँ, 3s का, 3p का, 3d का, करेक्ट। सबसे ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा सर, 3s में रहेगा, राइट, न्यूक्लियस के साथ। और 3d में सबसे लूजली बॉन्डेड रहेगा। इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आउट करना ज़्यादा आसान रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू यहाँ से, करेक्ट। दिस इज द रीजन कि अगर आयरन से 2 इलेक्ट्रॉन आउट हो गया, एक और 1 मोर इलेक्ट्रॉन आउट करना है तो 3s और 3p से ना आउट करके 3d से आउट करेंगे, करेक्ट। थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, मैंने जो लिखा है उसको लिख लीजिएगा बाद में, इन सब बातों को। यस, सेम ऑर्बिट में अगर डिफरेंट सबसेल है और तब इलेक्ट्रॉन आउट करने का अगर बात आएगा तो हम लोग सबसे बड़े सबसेल से आउट करेंगे, करेक्ट। बिकॉज 3s, इसके पीछे का वजह है कि 3s 3p एंड 3d में सबसे वीकली अटैच इलेक्ट्रॉन रहेगा 3d का विथ न्यूक्लियस, इज इट राइट। बिकॉज उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम है, सॉरी उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा है। हो गया ना एवरीवन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी यहाँ भी डाउट है। अब यहाँ पे डाउट क्या है कि सर थर्ड इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से आउट करना है। आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? मुझे तो कंफ्यूजन है, आप थर्ड इलेक्ट्रॉन कौन सा आउट करें, ए वाला आउट करें, अनपेयर्ड को आउट करें, या पेयर्ड अप को अनपेयर्ड करें। तो रूल है कि अगर इनकम्प्लीटली सबसेल, कंप्लीटली फील्ड नहीं, इन कंप्लीट फील्ड सबसेल है या इनकम्प्लीट है, इसका कैपेसिटी 10 था, है 6 ही, राइट। तो इनकम्प्लीटली फील्ड सबसेल से इलेक्ट्रॉन आउट अगर करना है, मैं जो हिंदी में बोल रहा हूँ उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे एवरीवन? तो इनकम्प्लीटली सबसेल से अगर इलेक्ट्रॉन आउट करने का अगर टाइम आता है तो उस टाइम पे अनपेयर्ड अप को अनपेयर्ड करेंगे। पेयर्ड अप को क्या करना है, अनपेयर्ड। इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन आउट होगा या यहां से इलेक्ट्रॉन आउट करेंगे, यहां से। अब 1 मिनट रुकिए, अभी आपको टाइम देंगे 2 मिनट इस पे। अब यहाँ आज मुझे बहुत ज़्यादा डाउट है। अब मुझे यहाँ पे डाउट है, इसको पेयर्ड अप को अनपेयर्ड तो करना है, बट इसको आउट करें या इसको आउट करें, इसे या इसे। यस, अगर इसको आउट कर दिए तो हुंड्स का वायलेशन हो जाएगा, राइट। अगर इसको आउट कर, समझ रहे हैं इसमें कितना डेप्थ था, इसको आउट करेंगे तो हुंड्स का वायलेशन हो जाएगा। मतलब
पेयर्ड आपको अनपेयर्ड इस तरीके से करना है कि हुंस रूल का वायलेशन ना हो, राइट। तो मैंने रिगार्डिंग दिस जितना बात बोला ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश लिख लीजिए। और जिनका सबसे अच्छा इंग्लिश है उन्हीं से सुनूंगा क्या लिखे हैं। और सब कॉन्वेंट के बच्चे हैं तो सबका इंग्लिश अच्छा होगा, एटलीस्ट मुझसे तो अच्छा ही होगा, राइट। हो गया ना। इसका मतलब अब बताएं Fe3+ में हाउ मेनी अनपेयर्ड। यस, तो आपसे Fe3+ का मैग्नेटिक मोमेंट पूछ लिया जाता, और Fe3+ का मैग्नेटिक मोमेंट उन्हीं को निकालने आता जिनको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने आता हो, राइट। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का तरीका पता है और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इसका मतलब है कि सर किसी भी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ इट्स न्यूट्रल फॉर्म, राइट। पहले न्यूट्रल का लिखना है बॉक्स बनाकर लास्ट में, और तब सबसे पहले आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, उसके बाद प्लेंटिमेट ऑर्बिट से। प्लेंटिमेट ऑर्बिट का भी कौन सा सबसेल जिसका साइज सबसे बड़ा है, राइट। लाइक S3D 3S3P में 3D से आउट करेंगे, और उसमें भी पेयर्ड आपको अनपेयर्ड करेंगे विदाउट वायलेटिंग हुंस रूल, राइट। चलिए हायर एनर्जी लेवल अगर बोलेंगे तो फिर उस टाइम पे थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि 4s का तो एनर्जी लेवल कम होता है 3D से, राइट। इसलिए जिसको फॉलो करने के लिए बोला, हाँ विद इन द सेम ऑर्बिट, तब बोल सकते हैं विद इन द सेम ऑर्बिट, इज इट राइट। चलिए, तो आप लोग का इतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी देखकर एक होमवर्क के साथ छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। Mn4+, क्रोमियम 2+, निकेल 2+ एंड Zn2+, इन सब का मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्डर बताना है। किसका? मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्डर, वैल्यू नहीं पूछना है, ऑर्डर। तो मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्डर बताएं या पैरा मैग्नेटिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताएं, एक ही होगा ना। अब पैरा मैग्नेटिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताएं, इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताएं, राइट। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताएं, मतलब सर लिखना ही पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, राइट। बच कर जा ही नहीं सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना पड़ेगा, मतलब कहाँ से इलेक्ट्रॉन आउट करना है वो हम लोग को सोचना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि सर कमाल कर देंगे, Fe है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आउट हो गया तो Fe2+ लुक्स लाइक क्रोमियम, नॉट लाइक दैट, राइट। आज के क्लास में माफ़ था क्योंकि मैंने नहीं बताया था, आज के बाद माफ़ नहीं है। आप आज के बाद जैसे पढ़ाए हैं वैसे ही फॉलो करना है, राइट। ये पहला क्वेश्चन।
चलिए Mn2 प्लस Mn4 प्लस इसका भी वेनेडियम 4 प्लस यस ऑर्डर निकालना है। वेनेडियम 4 प्लस का मतलब यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन आउट होगा? 4 इलेक्ट्रॉन। और मुझे ये बात याद है कि आप लोग को dz स्क्वायर के लिए m का वैल्यू चाहिए, dxy के लिए चाहिए, dyz के लिए चाहिए, आप लोग को भी शायद याद होगा राइट सर। एग्जैक्टली होता कितना है dz स्क्वायर के लिए? आज सुन लीजिए, बाद में सबका बताएंगे। dz स्क्वायर के लिए m का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। dz स्क्वायर के लिए क्यों नहीं पूछना है कि क्यों होता है 0, दिस इज बियॉन्ड योर सिलेबस। मैं बता भी समझा भी दूंगा। देखिए इसमें आइजन वैल्यू निकालते हैं, श्रोडिंगर का सॉल्यूशन करते हैं, तो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। बस अभी आप इतना जानिए कि 3 dz स्क्वायर के लिए m का वैल्यू कितना लेंगे? 0। बाकी कर लिए नेक्स्ट क्लास। तो हम लोग मिलते हैं 8:30 में। ओके एवरीवन। कौन से क्लास के लिए? यस मिशन क्लास 11। ओके एवरीवन, थैंक यू।